हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का करंट अफेयर का जो वन टॉपिक डिस्कशन होगा, उसमें हमारा आज का करंट अफेयर का एक टॉपिक है। वो हमारा टॉपिक क्या है तो हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया निर्वाचित प्रतिनिधियों की निरंकुशता है। निरंकुशता की हम बात करते हैं तो निरंकुशता क्या है। तो देखिए, निरंकुशता क्या है। तो निरंकुशता का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, संस्था या फिर शासन की एक ऐसी असीमित शक्ति, जिस शक्ति में कोई लिमिटेशन नहीं लगा हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं कर सके, कोई अंकुश नहीं लगा सकते, या फिर कोई भी कानूनी पाबंदी उस पर ना हो, वो कैसा शासन हो जाएगा। तो वो निरंकुश शासन हो जाएगा, या निरंकुशता का जो एक अर्थ होता है वो होगा। मतलब कह सकते हैं कि निरंकुशता शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें कि पूरी सत्ता, पूर्ण सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है या फिर किसी एक संस्था के हाथ में होती है। इसे हम कहते हैं निरंकुश शासन। तो निरंकुश शासन हम समझे क्या है, आगे हम देखते हैं। तो अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे और जो इलेक्शन कमीशन होंगे, इसके वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रिया हम देखेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन और कमिश्नर कौन है। तो ये है हमारे ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयुक्त की बात करें तो दो चुनाव आयुक्त हैं। हम जानते हैं कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक चुनाव आयुक्त कौन है, तो डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु, और दूसरे कौन है, तो डॉक्टर विवेक जोशी। तो ये हमारा वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है। आगे हम देखते हैं। इससे पहले हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन यानी कि जो इलेक्शन कमीशन अधिनियम, हमारा इलेक्शन कमीशन एक्ट जो आया था वो 1991 में आया था। अब ये जैसे अभी इसकी बात हम कर रहे हैं कि 1991 में जो अधिनियम आया था, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या था अधिनियम, तो देखिए, ये अधिनियम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी सेवा शर्तों से ये संबंधित एक अधिनियम बनाया गया था। इसमें मुख्य प्रावधान क्या था, तो इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान थे। इसमें वेतन और सुविधाएं, मतलब जो वेतन का प्रावधान इसमें था। इसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसका एक कार्यकाल था। कार्यकाल में हम जानते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल हुआ। हटाने की प्रक्रिया इसमें दी गई, तो इसे हम कैसे हटाते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसी ही होती है, यानी और अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन की सलाह पर ही इसे हटाया जा सकता है। इसमें ये दिया हुआ था। उसके बाद इसमें क्या दिया गया था, तो आयोग की संरचना के बारे में दिया था, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर होंगे, अन्य 2 चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे। तो ये हमारा 1991 का जो चीफ मतलब इलेक्शन कमीशन एक्ट था, ये था हमारा। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं कि संवैधानिक प्रावधान और संविधिक प्रावधान। तो ये प्रावधान हमारा होता क्या है, तो संवैधानिक प्रावधान हमारा होता है कि संविधान के द्वारा जो सीधा लगाया गया प्रावधान हो, संविधान का सीधा जो प्रावधान होगा वो संवैधानिक प्रावधान होगा। और संविधिक प्रावधान हम कहते हैं कि संसद या फिर विधानसभा के द्वारा जो एक बनाया गया अधिनियम होगा, उसके द्वारा जो बनाया गया प्रावधान होगा वो संविधिक प्रावधान होगा। तो संवैधानिक प्रावधान में देखते हैं कि अनुच्छेद 324 की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 324(2) के तहत
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया है। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हम जानते हैं कि नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होगा। संविधिक प्रावधान में देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम। अब निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो 2023 का जो अधिनियम था वो 91 का जो अधिनियम अभी जो हमने बताया कि 1991 का जो इलेक्शन कमीशन एक्ट था उसकी जगह निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 को लाया गया। इसमें देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के 2023 का जो अनूप बर्नवाल बाद में दिए गए निर्णय के प्रत्युत्तर में यह लागू किया गया। तो अब हम ये जानते हैं कि अनूप बर्नवाल वाद है क्या। तो देखिए, ये मामला हमारा क्या था, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ये मामला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है उससे जुड़ी हुई ये मामला थे। सवाल, मुख्य मुद्दा क्या था, इसका सवाल यह था कि क्या केवल केंद्र सरकार ही चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करे। ठीक है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। 2024 में क्या फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति एक ऐसी समिति द्वारा होनी चाहिए जिसमें, अब बात करते हैं कि अगर ऐसी समिति द्वारा होनी चाहिए, उस समिति में कौन कौन होने चाहिए। तो अभी हम देखे हैं कि उसमें इसकी चयन समिति में कौन कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्षी नेता होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे इस समिति में। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, तो कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की निष्पक्षता का था। बिल्कुल हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन में निष्पक्षता होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या, तो नियुक्ति की प्रक्रिया, अब नियुक्ति की प्रक्रिया बोलते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। तो कोर्ट ने ऐसा मानते हुए वो फैसला दिया। अब बाद में क्या हुआ इसमें कि केंद्र सरकार ने नया कानून लाकर चयन समिति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक केंद्रीय मंत्री को इसमें शामिल कर दिया और इस पर फिर से बहस शुरू हुई। तो क्या इस आयोग की स्वतंत्रता कमजोर होगी, तो मतलब देखिए, अब इस पर बहस शुरू होगी तो अवश्य है कि स्वतंत्रता में कुछ ना कुछ वीकनेस आएगी, हमारी कुछ ना कुछ कमी आएगी। अब देखिए, हम आगे देखते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की जो वर्तमान में चयन प्रक्रिया में जो शामिल है। अब चयन प्रक्रिया शामिल है, उसको देखते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या शामिल है, तो हमारा सर्च कमेटी की बात करते हैं। सर्च कमेटी हमारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में यह समिति 5 योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करता है। इसमें 5 उम्मीदवार होते हैं जिसके लिए एक पैनल तैयार किया जाता है। अब सिलेक्शन कमेटी यानी कि चयन समिति की बात करें, पहले तो खोज समिति होगा जिसमें कि हम सर्च करेंगे कि 5 उम्मीदवार हैं उसमें। ठीक है, उसके सचिव की अध्यक्षता में उनके अध्यक्षता में एक सचिव बनाया जाएगा, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होगा। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी की बात करेंगे तो चयन समिति होगी। चयन समिति राष्ट्रपति को एक नाम की सिफारिश करती है, तो राष्ट्रपति को एक नाम का सिफारिश किया जाएगा कि हम इनका चयन कर रहे हैं। अब चयन समिति में शामिल कौन होते हैं, अब चयन समिति की हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या फिर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होंगे। तो ये हमारे चयन समिति के मेंबर होंगे। अब बात करें, हम इसकी पात्रता की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो भारत के सचिव के समकक्ष, अब भारत के जो सेक्रेटरी होंगे उसके समकक्ष जो इनके बराबर पद पर रहे जो भी होंगे वो वर्तमान में कार्यरत होंगे, वैसे व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे हम देखते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित, अब नियुक्ति प्रक्रिया है तो उससे संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं। अब चिंताएं क्या है, तो जैसे कार्यपालिका का वर्चस्व, इसमें क्या होगा कि कार्यपालिका का वर्चस्व वर्चस्व रहेगा, यानी कि चयन समिति में सरकार को 2:1 का बहुमत प्राप्त है। अब बहुमत हमारा देखिएगा, तो प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट बनाम विपक्ष के नेता होंगे, यह भी हमने कहा। खोज समिति की सिफारिश की उपेक्षा होगी इसमें।
खोज समिति की जो सिफारिश थी, सिफारिश की उपेक्षा की गई, उसके बारे में निगेटिव बातें बोला गया। तो चयन समिति खोज समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल की उपेक्षा कर किसी भी अन्य व्यक्ति को चुन सकती है। तो ये किसी भी बोलते हैं ना कि अन्य व्यक्ति को वो चुन लेंगे। तीसरा क्या है हमारा, तो रिक्तियों के बावजूद, अब रिक्तियों के बावजूद इसमें नियुक्तियां, ये क्या, तो चयन समिति में सभी सदस्य नहीं होने पर भी नियुक्तियां करने की अनुमति है, जिसमें सत्तारूढ़ दल का प्रभुत्व बढ़ सकता है। ये हम देखें। अब इनकी अन्य चिंताएं भी हैं, क्या है, तो देखिए नौकरशाही का एकाधिकार। अब नौकरशाही की बात करते हैं तो ये क्या है, केवल सचिव स्तर के जो अधिकारी होंगे, अब केवल सचिव स्तर यानी कि सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि नौकरशाही का मतलब ये एक अधिकार हो गया कि हम केवल सेक्रेटरी जो लेवल के अधिकारी होंगे तो उसी लोगों को हम नियुक्ति के लिए पात्रता देंगे। दर्जे में गिरावट क्या है, तो वेतन और सेवा शर्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर के बजाय कैबिनेट सचिव के समकक्ष कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि इसका वेतन और जो सेवा शर्त है उसमें गिरावट आई है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर के बजाय उसको कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष जो एक वेतन या फिर सेवा दिया जाता है वो दिया जाएगा। तो उसके जो पोस्ट में था वो गिरावट आई। आगे देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन पर सुझाव दिया गया। तो हम देखते हैं कुछ समिति की हम बात करते हैं। कौन कौन सा समिति, जैसे हमारा तारकुंडे समिति 1975 की बात करते हैं, गोस्वामी समिति 1990 की बात करते हैं, विधि आयोग 255वीं रिपोर्ट 2015 इसकी हम बात करते हैं। तो इन्होंने 3 सदस्य कॉलेजियम की सिफारिश की थी। इन तीनों जो समिति ने थे 3 सदस्य कॉलेजियम की सिफारिश की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। तो कौन कौन थे इसमें समिति, तारकुंडे समिति। अब तारकुंडे समिति 1975 की अगर हम बात कर रहे हैं, तारकुंडे समिति, तो यह समिति चुनाव सुधारों के लिए बनाई गई थी। इसमें क्या था कि चुनाव इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। इसमें जो भी चुनाव प्रक्रिया थी उसमें कुछ सुधार की बातें की गई। इस समिति का गठन किसने किया, तो इसका गठन वीएम तारकुंडे ने किया। अब समिति का अगर गठन की बात करते हैं तो वीएम तारकुंडे ने की। इसी की अध्यक्षता में, वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया समिति का। उसका गठन किसने किया, तो यह समिति नागरिक संगठन यानी सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी द्वारा बनाई गई थी, जिसकी स्थापना, अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना, इसका गठन जो हुआ था तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो स्थापना की बात करें हम, अगर तारकुंडे समिति की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। जयप्रकाश नारायण, ये ध्यान रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी। और गठन यानी कि कौन कहते, तो अध्यक्षता कौन कहते, तो वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में इनका गठन हुआ था। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य हम जानते हैं कि तारकुंडे समिति का मुख्य उद्देश्य था कि भारत की चुनाव प्रणाली को अधिक निष्पक्ष बनाना, पारदर्शी बनाना, स्वतंत्र बनाना। तो इसे हम जान रहे हैं कि ये स्वतंत्र बनाने के लिए किया गया, निष्पक्ष बनाने के लिए किया गया। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो हमने अभी देखा कि स्थापना ऐसे किसने की, तो जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण ने स्थापना किया है तारकुंडे समिति का। अब देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये जो समिति था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत की चुनाव प्रणाली को अधिक निष्पक्ष बनाना, पारदर्शी बनाना और स्वतंत्र बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब कुछ मुद्दे थे प्रमुख मुद्दे थे जिसके लिए सिफारिश किया गया। तो इसमें मेन मुद्दा क्या था, तो अब देखते हैं कि जैसे कि मतदान की आयु को इसमें घटाया गया। अब मतदान की आयु को घटाया गया, इसमें 21 वर्ष से घटाकर
ये तारकुंडे समिति की बात कर रहे हैं हम, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, तो सॉरी 18 वर्ष के लिए सिफारिश किया गया। और ये बाद में, यही बाद में एज घटाया गया कब, तो 61वें संविधान में, अगर 61वें संशोधन में बात करते हैं तो 61वें संशोधन में इसे, जो कि 1988 में बना था, संशोधन हुआ था, इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मतदान के लिए। उसके बाद चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए सिफारिश किया गया, अधिक से अधिक स्वतंत्र बनाने की बात की गई। राजनीतिक दलों के खर्च पर नियंत्रण लगाने का बात किया कि जो हमारा राजनीतिक दल है, जो भी पार्टी है, उस पर एक खर्च को एक लिमिटेशन लगाया जाए, चुनावी खर्च पर निगरानी रखा जाए। उसके बाद और मुख्य सिफारिश क्या था, तो मतदाता सूची में सुधार। अब जैसे कि हमारा मतदाता सूची है वो शुद्ध मतलब अशुद्ध बहुत सारे होते थे, वोटर लिस्ट हमारा बहुत सारा रॉन्ग होता है, तो उसमें शुद्धता की बात की गई, इसको सुधार की बात की गई, इसके लिए सिफारिश किया गया। राज्य द्वारा चुनाव खर्च में सहायता, यानी कि जो चुनाव खर्च होता है वो चुनावी खर्च सरकार के द्वारा जो वहन की जाती है, उसमें राज्य के द्वारा सहायता किया जाएगा। तो ऐसे कुछ मुद्दे थे जिसके लिए सिफारिश किया गया तारकुंडे समिति में। अब दूसरा हमारा कौन सा समिति, तो अब हम गोस्वामी समिति की बात करते हैं। तो हमारा जैसे गोस्वामी समिति की बात कर रहे हैं, गोस्वामी समिति जो कि 1990 में बनाया गया था, यानी कि दिनेश गोस्वामी कमेटी, यानी कि जो इसके अध्यक्षता में किया गया था, तो ये अध्यक्ष थे इसके दिनेश गोस्वामी। तो अध्यक्ष कौन थे, तो दिनेश गोस्वामी थे बनाए। और ये समिति भारत में चुनाव सुधार के लिए भी ये भी बनाई गई थी, अभी हमने देखा कि चुनाव के लिए बनाई गई थी। और ये जो थे दिनेश गोस्वामी जो थे, इस टाइम 1990 के दशक की बात करें तो ये भारत के कानून मंत्री थे। इस टाइम 1990 के दशक में कानून मंत्री थे। अब गोस्वामी समिति का जो गठन का उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका क्या था, तो इसका भी वही उद्देश्य था कि निष्पक्ष बनाना, पारदर्शी बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त, बनाना, इसमें करप्शन ना हो। तो ये भी एक तरह से पारदर्शी बनाने के लिए एक उद्देश्य बनाया गया था, बोल सकते हैं एक उद्देश्य था पारदर्शी बनाने के लिए। अब इसमें कुछ मुद्दे थे, कुछ मुद्दे की बात करें तो इसमें कुछ मुद्दे पर सिफारिश की गई। तो कौन कौन सा मुद्दा था हम ये देखते हैं। तो पहला हमारा था कि बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि बूथ कैप्चर को रोकने के लिए, बूथ कैप्चर को रोकने के लिए जो उपाय बनाया गया, उसके लिए सिफारिश किया गया। प्रभावित जो मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान के जो सिफारिश की गई, यानी कि जब कैप्चर कर लिया तो उसमें पुनर्मतदान किया जाए, तो इसके लिए सिफारिश किया गया। दूसरा क्या था, चुनाव आयोग को अधिक शक्ति, यानी कि चुनाव आयोग को अधिक शक्तियां देने की बात कही गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाए, इसके लिए सिफारिश किया गया। तीसरा क्या था हमारा, तो चुनाव खर्च नियंत्रण। अब चुनाव खर्च, अभी हमने बताया कि चुनाव खर्च पर नियंत्रण करना, खर्च पर नियंत्रण करना था। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे थे। और भी क्या था, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र की बात करते हैं, यानी कि वोटर आईडी लागू करने का सुझाव दिया गया, इसके लिए भी सिफारिश किया गया।
उसके बाद और भी छोटे छोटे मुद्दे थे। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो उम्मीदवार थे, यानी कि जो गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्ति थे, उस पर एक नियंत्रण लगाने की, यानी कि कंट्रोल करने की सिफारिश की गई। इसी गोस्वामी समिति के अंदर ही बात करते हैं तो ईवीएम की बातें करते हैं हम, तो ईवीएम के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिस पर सिफारिश किया गया था। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा समिति कौन था। तो हम तीसरा समिति के आते हैं विधि आयोग, जो कि 255वीं रिपोर्ट 2015 की हम बात करते हैं। तो ये लॉ कमीशन हम लॉ कमीशन की बात कर रहे हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 255वीं रिपोर्ट की बात करते हैं हम। अब इस रिपोर्ट का एक विषय था। अब विषय की हम बात करते हैं तो यानी कि थीम था। थीम क्या था इसमें? तो इसका थीम था इलेक्टोरल रिफॉर्म, यानी कि चुनावी सुधार की बातें। इसका क्या था? तो थीम इसका था चुनावी सुधार। और ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 255वीं रिपोर्ट ये आया कब? तो ये 2015 में प्रस्तुत की गई ये रिपोर्ट थी। ये 2015 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट थी। अब इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य था इसमें भी मतलब लगभग मिलता जुलता ही कुछ उद्देश्य था। अब जैसे कि राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना हमारा पहला मुद्दा था कि गंभीर आपराधिक आरोप में जो तय होने वाले जो उम्मीदवार थे, चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने से रोकने का सुझाव दिया गया। लेकिन वो अब हम देख रहे हैं कि आज भी वो लागू नहीं हो पाया है वो सुझाव। मतलब हमारा पूरी तरह से सिफारिश किया गया बट वो काम नहीं किया। दूसरी बात करते हैं तो राजनीतिक दलों की पारदर्शिता की बात करते हैं। ये हमारा राजनीतिक दलों में पारदर्शिता है। राजनीतिक दलों की जो आय और चंदे का जो एक खुलासा है वो अनिवार्य, मतलब खुलासा करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। मतलब उसके लिए एक सिफारिश की गई कि हम मतलब आय और चंदे का खुलासा किया जाए। चुनावी खर्च पर इसमें भी नियंत्रण की बात की गई, उस पर मजबूत करने पर यानी कि जोर दिया गया कि उस पर निगरानी रखा जाए। उसके बाद बात करते हैं इनर पार्टी डेमोक्रेसी। देखिए हमारा इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है? तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होता है राजनीतिक दलों में जो आंतरिक लोकतंत्र लागू करने का सुझाव, यानी कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र लागू करना, उसके लिए सुझाव दिया गया। पेड न्यूज, जो कि पेड न्यूज था, उस पर रोक लगाया जाए, उसके लिए बात किया गया। पेड न्यूज को चुनावी भ्रष्ट आचरण मानने की सिफारिश की गई कि इसको हम भ्रष्ट आचरण माने, यानी चुनावी जो पेड न्यूज जो होता है, जिसमें पैसे देके हम प्रचार करवाते हैं, उसके लिए। और लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का इस पर भी विचार दिया गया, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने का इसमें भी विचार दिया गया। तो ये सब कुछ मुद्दे थे जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2055 की रिपोर्ट में बनाया गया था। अब हम आगे देखते हैं तो ये था हमारा समिति, जिसमें हम देखें तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति और विधि समिति की बात करें, विधि आयोग की बात करें, ये एक रिपोर्ट था। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2002 में क्या हुआ? तो राष्ट्र आयोग 2002 की बात करते हैं। इसने एक ऐसे पैनल की सिफारिश की जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा और विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होंगे। तो इसके लिए संविधान कार्यक्रम में समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया 2002 में। और एक ऐसा पैनल बनाने का सिफारिश किया गया जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, राज्यसभा के विपक्षी नेता होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और राज्यसभा के उपसभापति शामिल हों। तो एक पैनल बनाया जाए, इसके लिए सिफारिश किया गया था।
द्वितीय प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार क्या है हमारा, ये सेकेंड ARC रिपोर्ट की बात करें जो कि 2027 में था। इसने एक ऐसे कॉलेजियम की सिफारिश की, ये क्या है, तो एक ऐसे कॉलेजियम की सिफारिश की जिसमें कि प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष नेता होंगे और केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री तथा राज्यसभा के उपसभापति भी इसमें शामिल हो। तो इसके लिए ये सिफारिश दिया गया कि एक ऐसा कॉलेजियम बनाया जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम वैश्विक सर्वोत्तम प्रणाली की बात करते हैं। तो वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियां क्या है, जो जैसे अब देखिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियां में अब देखिए हम बात कर रहे हैं दूसरे देशों की, तब यूके की हम बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो चुनाव आयुक्तों की जो भर्ती की निगरानी होती है वो निर्वाचन आयोग पर गठित स्पीकर्स कमेटी के द्वारा की जाती है और इस कमेटी के सदस्यों में सांसद भी शामिल होते हैं। इसके बाद अनुशंसित उम्मीदवारों को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इन्हें औपचारिक रूप से ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसे कौन नियुक्त करेंगे, तो ब्रिटिश सम्राट इसे नियुक्त करते हैं। अब संयुक्त अमेरिका की बात करें यानी USA की बात करते हैं तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति यहाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सीनेट द्वारा इसकी अभिपुष्टि अनिवार्य होती है, यानी कि सीनेट इसका अभिपुष्टि करता है, इसका वेरीफाई करता है। सदस्यों को अपनी नियुक्ति के समय अन्य संघीय कार्यकारी विधायी या न्यायिक पदों पर रहने के प्रतिबंध, यानी कि आप जिस समय सदस्य की नियुक्ति करते हैं तो अन्य कोई भी पोस्ट पे आप नहीं होंगे, अन्य कोई भी कार्यभार आप पर नहीं होगा, उसके लिए यहाँ प्रतिबंधित किया गया है। तो ये था हमारा टॉपिक, ये हमने जाना इलेक्शन कमीशन के बारे में कि हमारा इलेक्शन कमीशन क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी चयन की प्रक्रिया में क्या शामिल है, क्या उसका पात्रता है, कुछ उसकी चिंताएं थी, कुछ हमने कमेटी देखी, कुछ समिति, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिस पर सिफारिश किया गया। तो ये हमने सब कुछ देखा। तो ये हमारा छोटा सा एफर्ट था आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा और इसी तरह हम छोटे छोटे टॉपिक पे आगे चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए हम नए सेशंस को लाते रहेंगे। तब तक में आप लोग ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें, अपने एग्जाम के लिए तैयारी करें। थैंक यू सो मच।